नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, आपको 26/11 का वो आतंकी हमला तो याद होगा। मेरे साथ इस समय मनीष वाजपेयी जी हैं, जो इस समय दूरदर्शन के सलाहकार संपादक हैं और तब एक ये निजी चैनल में हुआ करते थे। और उस समय एक ऐसा अवसर आया कि आतंकी हमले के दौरान इन्होंने लाइव आतंकवादी से बात की थी। तो अचानक हुई उस बातचीत का वो जिक्र लगातार करते हैं और आज हम जानेंगे कि वो पूरा वाकया क्या था और किस तरीके से वो उनके सामने आया था। मनीष जी, आपका न्यूज़ ग्राउंड जीरो में स्वागत है। जी सोनी साहब, एक चीज़ तो ये कि आपने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं इस घटनाक्रम का जिक्र हमेशा तो नहीं करता हूँ, लेकिन जब भी कोई ऐसा मौका होता है जहाँ पे आपके ध्यान को लेकर या आपके अपनी आत्मशक्ति को लेकर या दृढ़ निश्चय को लेकर कोई ऐसा माहौल होता है, उस जगह पर इस घटना का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि एक पत्रकार के जीवन में किसी दूसरे आप माइंडसेट में हो और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में आपका माइंडसेट जब चेंज होता है, तो अगर आपके ध्यान की शक्ति, अगर आपकी आत्मिक शक्ति मजबूत नहीं होगी तो आप तुरंत अपनी उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो वजह मेरी ये थी कि कैसे हम ईश्वरीय याद में या परमात्मा को कैसे हम ध्यान करके, और मैं ये कहता हूँ कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सब आप करवाते हो और मैंने खुद को आपको समर्पित कर दिया है, तो बस फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में ये ध्यान करके और उसके बाद अपने काम को अंजाम देता हूँ। तो इस वजह से मैंने वो मुंबई हमले का जिक्र किया था। इसको संयोगी कह सकते हैं, क्योंकि जिस समय ये हमला हुआ तो नाइट शिफ्ट थी मेरी और मैं उस वक्त इंडिया टीवी में काम कर रहा था। तो शाम को पहुंचता हूं, शाम से हमारी वो एंकरिंग की वो स्टार्ट होता है और लगातार चारों तरफ गोलियां चल रही हैं। पहले तो ये हुआ कौन फायर कर रहा है, फिर धीरे धीरे क्लियर हुआ नहीं, आतंकवादी हमला है। फिर धीरे धीरे क्लियर हुआ कि ये कितने लोग हैं, कहाँ हैं, तो कुछ कहीं भाग रहे थे, कोई वो जो आपका ताज होटल में थे, कोई ओबराय में थे। इस तरीके से काफ़ी बहुत हलचल चल रही थी, गहमा गहमी थी, सब कुछ, सारी सिक्योरिटीज हाई अलर्ट पे थी। तो रात भर नॉन स्टॉप लगातार एंकरिंग की है मैंने। शायद अगर कुछ देर और करता अगर रिकॉर्डिंग, शायद क्योंकि कभी मन मस्तिष्क में था नहीं, वो गिनीज बुक में भी दर्ज हुआ था, क्योंकि लगातार बोलते ना, सिर्फ लगातार बोलना था विदाउट एनी ब्रेक। तो सुबह का वक्त हो रहा था, लगभग 7 बज रहा था और 7 बजे का ये वक्त था जब मेरे कान में हम जो भी लोग जानते हैं स्पेशल से, जो टॉक बैक से, तो उसमें हमारे पास पीसीआर से कमांड आती है, मनीष वाजपेयी आतंकवादी इज ऑनलाइन, नाउ यू हैव टू टॉक। हाँ, तो एकदम तो थोड़ा सा तो ये होता है कि अरे क्या हुआ, ये अचानक क्या हुआ। तो अब वो जुड़ चुका है, मतलब आपके पास कोई समय नहीं, वो जुड़ गया, बोलो कौन है, क्या शुरू। तो ये वो वाकया था कि 26/11 में एक शादुल्ला करके एक आतंकवादी था जो कि उसमें ताज होटल में था और वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ा और उसके साथ में हमने इंटरव्यू किया। एक पूरा प्रोसेस था, चूंकि मैं तो स्टूडियो में था और बाद में मुझे मालूम चला, तो हमारे समय जो हेड के तौर पर चैनल को उसमें कामकाज देख रहे माननीय विनोद कापड़ी जी, उन्होंने सारा बड़ा ही जिम्मेदारी का पालन करते हुए पहले तो ये सब सारा चेक करवा लिया गया। हमारे असाइनमेंट में एक जैकब मैथ्यू हुआ करते थे, उन्होंने ये सब चेक करवाया कि ये कोई फोर्स कॉल तो नहीं है, कोई गलत तो नहीं है, कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। तो ये पता कर लिया गया था कि जिस रूम नंबर से कॉल हुआ, जिससे कॉल आया, वो एक इटालियन नागरिक था। उस नागरिक के फ़ोन से वो फ़ोन किया गया और जब ये सब चीज़ें कंफर्म हो गई तब जाके हमने उसको ऑनलाइन डाला। और एक हमारे मतलब जो संपादकीय निर्णय कह सकते हैं वो इसलिए क्योंकि हम लोगों का ये निर्णय था कि हम लोग इसलिए उसको ऑनलाइन या उसको ऑनलाइन डाल रहे हैं ताकि जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां, जितने समय तक वो बातचीत चल रही है, तो सुरक्षा एजेंसियों को उन आतंकवादियों का मनोभाव, उनकी सोच, उनका उद्देश्य, वो कहाँ से हैं, कैसे हैं, वो सारी चीज़ें पता चले। तो इस उद्देश्य के तहत वो टेलीफोन जो है वो ऑनलाइन या जो लाइव हमने जो फोनो किया, इसको हम लोग टेलीविजन बोलते हैं फोनो, तो वो हम लोगों ने किया और वो लगभग मेरे अंदाज से 15 या 20 मिनट की वो बातचीत रिकॉर्ड हुई है। और बड़ा ही एक अजीब सा सिचुएशन था उस समय, मनोभाव एक अजीब से थे, क्योंकि मेरा काम था ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जानकारी निकालना। और वो जिस तरीके से कहते हैं ना कि जो ब्रेन वॉश जैसे लोगों का होता है, और आतंकवादियों का एक ब्रेन वॉश होता है, वो आपकी नहीं मानते, वो बस अपनी ही कहते हो, उनको अपना सारा काम अच्छा लगता है और ये दुनिया पूरी जो है उन्हें लगता है गलत है।
तो वही वो शुरू हो गया कि मेरे लोगों पे वो कत्लो गारत हो रही है, वो अत्याचार हो रहा है, मजलूमों का, ये वो शुरू हो गया उनका टेप रिकॉर्ड। लेकिन बीच में इंटरफियर करते 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 मैंने जो उनसे जानकारी लेनी चाहिए वो कुछ उन्होंने दी, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कैसे आए हैं, क्या हुआ। जितनी देर हमारी ये बातचीत होती रही उतनी देर में सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत कुछ उनको मतलब उन्होंने सब ट्रैप किया कि कहानी क्या क्या रही। आप उस समय क्या ऐसा लग रहा था कि जहाँ आप सहज हुए थोड़ा सा, उसके बाद आपको क्या लगा कि इसे क्या निकाल लेना चाहिए? देखिए हमारी कोशिश बीइंग पत्रकार, चूंकि मैं स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास सीमित संसाधन ये है कि मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ। इसके अलावा बाहर जो कुछ सुरक्षा एजेंसियां कर रही थी वो कर रही थी। तो मैं एक इंटरनेशनल जो इशू बना कि वो पाकिस्तान कहता रहा कि ये मेरे यहाँ के नहीं हैं और ये लोग जो हैं हम नहीं, मतलब उनका कहना पाकिस्तानी, इन्होंने हमेशा डिनाई किया कि इस मुंबई हमले में उनका हाथ नहीं है। बल्कि न केवल सबूत बल्कि जो लोग इस हमले में मुलव्विस थे, जो लोग इस हमले के जिम्मेदार थे, उनके तमाम दस्तावेजी सबूत भारत के पास थे। उनके स्वयं के अपने बयान थे कि वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। घर, गांव, पता, ठिकाना सब भारत ने उनका पूरा लिया और इसको इंटरनेशनली भारत ने अपना पक्ष जहां कहीं भी रखा तो उसको रखा। और ये निश्चित तौर पर उस पूरे वार्तालाप से ये सिद्ध हुआ कि इस पूरे हमला में और इस मुंबई अटैक में पाकिस्तान न केवल मुलव्विस है बल्कि एक तरीके से कैसे एक्टिव रोल पाकिस्तान गवर्नमेंट का इसमें होता है। क्योंकि कैसे वो वहां से एक नाव से बाहर निकल कर आए, उनकी तटीय जो सुरक्षा बल होगा वो क्या कर रहा था, निश्चित तौर पर वो सारे के सारे लोग मिले थे, उनके निचले स्तर के अधिकारी या पाकिस्तान का अपना प्रशासन बड़ा जहां से ऊपर उनको मिल रहा था। तो इस तरीके से हमारी बातचीत में वो सारी चीजें निकल के आई और जो हमारा उद्देश्य था कि हम अपनी बात में कम से कम ये बता पाएं कि वो पाकिस्तान का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, हम ये बता पाएं कि पाकिस्तान के लोग हैं और ये हमला पाकिस्तान प्रायोजित हमला है, तो उसमें हम लोग सफल रहे थे। जब आपका फोनो खत्म हुआ जी, उसके बाद आप क्या सोच रहे थे? आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। निश्चित तौर पे उसके बाद तो फिर थोड़ा सा कह सकते हैं कि भारी भरकमपन तो हो ही जाता है, क्योंकि जिस समय आतंकवादी से बात करना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमेशा ही बोलते थे शो मस्ट गो ऑन, तो न दैन्यम न पलायनम वाली स्थिति की सामने स्क्रीन पर आप बैठे हुए हैं तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ आपको जो आपके पास आदेश है, जैसे कहते हैं ना कि मिलिट्री के लिए अगर सामने दुश्मन है तो फायर करना है उसको, तो इसीलिए मुझे बोलना था तो मैंने बोला। वो जो बात, हालांकि उसका भुगतान मैंने अभी 1 साल पहले तक मैं उसका भुगता रहा कि जब ये सवाल भी मेरे मतलब था कि उसका क्या इम्पैक्ट रहा फिर लाइफ पे? उसका इम्पैक्ट ये रहा कि अभी ये 2022 चल रहा है, 2018-19 में अबू हमजा नाम के एक आतंकवादी है जिसका ट्रायल चल रहा था कोर्ट में, और तब तक मुझे लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई समन जिसकी थी आतंकवादी का, अगर वहां पे ट्रायल होता है तो उसमें मुझे शामिल होना पड़ता है और जज महोदय पूछते कि आप इनको जानते तो नहीं है, क्या आप इनको पहचानते तो नहीं है, या आप कहीं से साथ तो नहीं पड़ा। तो ये सारी चीजें थी। हालांकि उस पूरे केस में भी मैंने एक लंबा ट्रायल का मतलब रहा, जो गवाह थे उसमें मेरा भी एक नाम था, और जब मैं वहाँ पेश हुआ था तो उसमें 3 आतंकवादी जो आपका अजमल आमिर कसाब, सबाउद्दीन और फ़हीम अंसारी, ये तीनों हमारे सामने थे और पूरा ट्रायल चल रहा था। हमारी तरफ से उज्जवल साहब, उज्जवल निकम साहब हमारे सब वकील थे और उनकी तरफ से भी वकील थे। तो एक लंबा प्रोसेस रहा। उस पूरे के पूरे 15 मिनट के इंटरव्यू ने 10-15 साल ले लिया हमारे। 10-15 साल ले लिया? हाँ बिल्कुल ले लिए। अच्छा, उसके बाद जो मतलब मीडिया जगह थे, चूँकि पहली बार ऐसा ही हुआ था कि आपने आतंकवादी से यही बात की थी, तो फिर बाद में और क्या ऐसा कुछ खास याद है कि जो मतलब आपको बड़ा इम्पैक्टफुल लगा हो उस वक्त? इम्पैक्टफुल ये कि जब भी देश, देखिए क्या होता है ना कि जब तक कोई स्थितियां परिस्थितियां ऐसी निर्मित नहीं होती तब तक ना तो सरकारों का ध्यान जाता है और ना ही किसी इंडिविजुअल का ध्यान जाता है। करगिल का युद्ध हुआ तो उस समय मीडिया की रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए और कैसी हुई, या कोई आतंकवादी का हमला हो रहा है उस समय मीडिया को कैसे बिहेव करना चाहिए, सरकार अपने एंगल से देखती है और जो मीडिया संस्थान होते हैं वो अपने एंगल से देखते हैं, और दोनों के अपने ही अपने तर्क होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का रास्ता निकालते हुए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने कि एक पत्रकार को या एक मीडिया चैनल को या एक रिपोर्टर को कैसे उस समय एक्ट करना चाहिए, क्या चीजें दिखानी चाहिए, क्या चीजें नहीं दिखानी चाहिए, हमें ऑन ग्राउंड पे खड़े होकर क्या चीज बोलना है, क्या चीज नहीं बोलना है। और इन सबका कॉमन ग्राउंड जो होता है वो ये कि हमारा राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहे, हमारे देश का सम्मान सुरक्षित रहे, और ऐसा कहीं से ना लगे कि कल को हमारी किसी कमी का फायदा उठाकर जो देश के दुश्मन हैं, जो देश को विभाजित करना चाहते हैं, वो हमारी किसी भी बात का, अन्यथा हमारा उद्देश्य नहीं होता है लेकिन वो हमारी किसी बात का अन्यथा फायदा ना हो। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद के कुछ इम्पैक्ट ऐसे हमारे सामने आए हैं।
मनीष जी, आपने न्यूज़ ग्राउंड जीरो से बात की, बहुत धन्यवाद जी, तो बहुत शुक्रिया। ये मनीष जी थे। और आप देखिए कि जो टीवी की पत्रकारिता होती है वो किस तरह से चुनौतीपूर्ण होती है कि कब आपके सामने क्या करने को आ जाएगा कुछ कहा नहीं जाता है, और उसके बाद आने वाली परिस्थितियां क्या होंगी, कितने वर्षों तक उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये टीवी पत्रकारिता की चुनौतियां हैं, और हमने आपको मिलवाया कि ऐसे पत्रकार से जिन्होंने सीधे ही जो 26/11 के आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकवादी हैं उनसे सीधी बात की, अचानक एकदम बात करनी पड़ी उन्हें। तो निश्चित तौर पे आप टीवी की पत्रकारिता को भी समझेंगे और 26/11 की घटना को भी इससे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आपने ये प्रस्तुति देखी, बहुत धन्यवाद। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।